पिछले लेक्चर में हमने एक एक्सपेरिमेंट देखा मार्स्टन और गीगर का। उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से हमने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले और रदरफोर्ड ने उन्हीं कंक्लूजन्स से अपना एक मॉडल ऑफ एटम बना दिया। और उस मॉडल ने जो जे जे थॉमसन का मॉडल ऑफ एटम था उसको डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि जे जे थॉमसन ने कहा था कि जो एटम है, एटम में जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो बिखरा हुआ होता है। और रदरफोर्ड ने जो अपने मॉडल में कहा कि उन्होंने कहा कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है बिखरा हुआ नहीं होता है। और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक एलिमेंट लिया था गोल्ड का। गोल्ड क्यों यूज़ किया था? तो हमने कहा था कि गोल्ड चूंकि मेलेबल है और गोल्ड की जो हमने एक मटेरियल लिया था उसको हमने इतना पतला किया था कि वो ऑलमोस्ट टूटने के करीब था। यानी अगर वो टूट गया है तो इसका मतलब है कि जो हमने थिन फाइल बना दी है वो एक एटम से भी हमने पतली बना दी। अब अगर वो बिल्कुल टूटने के करीब है तो इसका मतलब है कि जो हमने फाइल ली है उस फाइल में ऑलमोस्ट एक एटम की वो फाइल बनी होगी। इसीलिए हमने गोल्ड को लिया था। और हमने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था इसमें हमने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट चूंकि हम इसको बोलते हैं, इसमें हमने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया था। अब अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स क्या था? तो हम कहते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स का सोर्स होता है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और हमने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को यूज किया था। अब अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये अल्फा पार्टिकल, इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है और ये हैवी होता है क्योंकि इसका मास नंबर 4 होता है। तो मीन्स कि हमने एक हैवी पार्टिकल को इस एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। अब जो ये अल्फा पार्टिकल है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में हमने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स यानी मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जो है ना वो पास हो गए थे अनडिविएटेड, और कुछ अल्फा पार्टिकल्स यानी 1 in 20,000 ये जो अल्फा पार्टिकल्स है 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था कि जो यहां से गया और उसी रास्ते से वापस आ गया, मीन्स जिसने अपने पाथ को रिट्रेस बैक किया था। अगर अल्फा पार्टिकल हैवी है तो अगर उसने रिट्रेस पाथ को किया था इसका मतलब है कि कोई इससे ज्यादा हैवी पार्टिकल इसको बीच में मिल गया था, यानी उसके रास्ते में कोई इससे हैवी पार्टिकल जो है वो इसके रास्ते में आ गया था। अब अगर ये यहां से गया तो वापस आ गया, मीन्स रिफ्लेक्शन हो गई थी। अब रिफ्लेक्शन कब होती है? या तो रिफ्लेक्शन उस वक्त होती है जब यहां से एक पार्टिकल जाएगा और वो अपने से हैवी पार्टिकल को क्या करेगा? स्ट्राइक करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहां से ये मान लो, ये मैंने एक गिलास लिया है, इस गिलास को मैंने यहां से फॉर एग्जाम्पल एक बॉल मारी, तो जब मैंने यहां से एक बॉल को मारी है तो क्या बॉल यहां से स्ट्राइक करने के बाद वापस आ जाएगी या बॉल इसको धक्का देके आगे जाएगी? तो बॉल जब यहां से जब बॉल इसको स्ट्राइक करेगी तो बॉल इसको धक्का देगी और बॉल आगे जाएगी। जो होगी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो कोलिजन जब यहां से हो गया है तो ये वाली बॉडी जो है ये भी आगे जाएगी या ये रुकेगी, उसके साथ मुझे गरज नहीं है, मगर जो बॉल है वो इसको स्ट्राइक करने के बाद पीछे नहीं बल्कि आगे जाएगी। अब अगर वही बॉल जो है ना, अब अगर मैंने उसी बॉल को उठा दिया और दीवार पे मार दिया तो दीवार पे स्ट्राइक करने के बाद दीवार आगे नहीं जाएगी बल्कि बॉल वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी। यहां जिस तरह हम कैरम बोर्ड में देखते हैं, तो कैरम बोर्ड में अगर हमने स्ट्राइकर को मारा है तो स्ट्राइकर जब कॉइन को लगता है तो स्ट्राइकर वापस नहीं आता है, मगर जब वो बाउंड्री को हिट करता है तो वो बाउंड्री को हिट करने के बाद क्या होता है? रिफ्लेक्ट होता है। अब अगर ये कॉइन उसको मिली है, आगे से उसको बाउंड्री भी मिली है, तो दोनों में फर्क किस चीज का है? तो दोनों में फर्क है ना कि एक बॉडी जो है वो, एक जो कॉइन है वो हैवी नहीं है बल्कि जो बाउंड्री है वो क्या है? हैवी है देन द स्ट्राइकर। तो जब यहां से स्ट्राइकर गया, उसने अपने से ज्यादा हैवी बॉडी को स्ट्राइक कर दिया, तो वो क्या हो गया? उसने अपने पाथ को रिट्रेस किया है। अब अगर अल्फा पार्टिकल यहां से गया, चूंकि अल्फा पार्टिकल भी हैवी है, तो अगर वो वापस आ गई है तो इसका मतलब है ना कि उसको बीच में कोई ऐसी ये मिली है, चीज मिली है जो अल्फा पार्टिकल से भी हैवी है। अब वो जो बीच में उसको चीज मिली है वो क्या है? तो वो थे प्रोटॉन्स ऑफ द गोल्ड। अब कितने प्रोटॉन्स? तो 79 प्रोटॉन्स गोल्ड के। अब अगर वो बिखरे हुए होते तो अगर वो रिफ्लेक्ट हो गए, इसका मतलब है ना कि बीच में उनको दीवार बन गई है। अब वो दीवार कैसे बनेगी? जब वो प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे या वो प्रोटॉन्स एक साथ होंगे? तो प्रोटॉन्स एक साथ होंगे। तो इसका मतलब है ना कि जो सारा पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का
वो बिखरा हुआ नहीं होता है, बल्कि वो सारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट होता है एट ए सिंगल पॉइंट, और उसी सिंगल पॉइंट को उसने नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस। अब अगर सिंगल पॉइंट पे इसका ये पूरा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेट हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसका मास भी कंसंट्रेट होगा एट ए सिंगल पॉइंट। समझ में आ रहा है? अब एटम जो है ना, अगर ये गोल है, अगर ये सर्कुलर, अगर ये स्फेरिकल इन शेप है, तो ये कहां पे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सेंटर पे होगा। तो इसीलिए रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा कि जो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये सारा पॉजिटिव चार्ज समेट के होता है एट ए सिंगल पॉइंट, और उसी सिंगल पॉइंट को इसने नाम क्या दिया था? न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? अब ये जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस 20,000 में से बस एक अल्फा पार्टिकल वापस आ गए। इसका मतलब है ना कि ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का जो साइज है वो बड़ा नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा? छोटा होगा। और हमने उसका एक वैल्यू भी लिखा था। हमने कहा था कि जो एटम है, एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस वैसे ही होता है जैसे फुटबॉल ग्राउंड के कंपैरिजन में एक फुटबॉल होती है। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज को हमने देखा कि एक कंसंट्रेटेड है एट ए सिंगल पॉइंट। अब अगर ये सिंगल पॉइंट पे कंसंट्रेट है, तो नेगेटिव चार्ज कहां होगा? नेगेटिव चार्ज कहां होगा? क्योंकि एटम क्या है? ऑन द होल क्या है? एटम न्यूट्रल है। अगर एटम न्यूट्रल है तो इसका मतलब है ना कि जितना इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। अगर 79 पॉजिटिव चार्ज इसमें है तो 79 इसमें क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज चूंकि इलेक्ट्रॉन का होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन भी एक जगह समेट के होंगे, या इलेक्ट्रॉन के पास अगर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास अगर पॉजिटिव चार्ज, क्या वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे? तो इसकी भी एक्सप्लेनेशन इसने अपनी मॉडल ऑफ एटम में दी है। समझ में आ रहा है? अब उस पे जाने से पहले हम यहां पे एक टर्म लेते हैं, दैट इज ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल। दैट इज ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ट्रैजेक्टरी मीन्स पाथ ऑफ अल्फा पार्टिकल। देखो, हमने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, अल्फा पार्टिकल्स डिफरेंट एंगल से स्कैटर हो गए हैं। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स अनडिवेटेड पास हो गए, कुछ 20 डिग्री से हो गए, कुछ 10 डिग्री से हो गए, कुछ 90 डिग्री से हो गए, और कुछ 180 डिग्री से हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहां से एक अल्फा पार्टिकल को लिया है, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे जा रहा था, और यहां पे पहुंचने के बाद ये अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे गया। जाना था अल्फा पार्टिकल को इस वाले रास्ते से, यानी ये वाला रास्ता जो था अल्फा पार्टिकल को इस वाले रास्ते से जाना था, मगर हमने देखा कि अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे चला गया। चूंकि यहां पे हमने एंगल्स लगा दिए थे, यहां पे हमने एंगल की ये कैलिब्रेशन कर दी थी, तो ये अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल से डेविएट हो गया। अब जो यहाँ पे एंगल बनेगा, ये जो ओरिजिनल पाथ से एंगल बनेगा, इस एंगल को हमने नाम दिया है थीटा, या इसको हम कहते हैं दिस इज एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये इसके साथ मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा। तो ये अल्फा पार्टिकल की एक्चुअल में पाथ थे। मीन्स अल्फा पार्टिकल यहां पे आने के बाद ऐसे चला गया। दूसरा अल्फा पार्टिकल फॉर एग्जांपल यहां से ऐसे आ रहा था, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे चला गया, और एक अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे आ गया, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे चला गया। एक और अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे था, तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से वापस ऐसे आ गया। अब एक अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे था, तो वो अनडिवेटेड पास हो गया, मीनस वो अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे चला गया। अब बीच में क्या है? तो इसका मतलब है ना कि ये हमने लिया है, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये हमने लिया है गोल्ड का न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड। ये मान लो ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला जो अल्फा पार्टिकल है, इसको मैं नाम दूंगा दिस इज 1, ये वाला अल्फा पार्टिकल 2, ये वाला अल्फा पार्टिकल 3, ये वाला अल्फा पार्टिकल 4, और ये वाला अल्फा पार्टिकल 5। 5 अल्फा पार्टिकल्स को मैंने यहां से भेजा। तो पहला वाला अल्फा पार्टिकल यहां से अनडिवेटेड पास हो गया, दूसरे में थोड़ी सी डिविएशन आ गई, तीसरे में भी डिविएशन आ गई, चौथे में भी डिविएशन आ गई, और पांचवा 180 डिग्री से रिट्रेस बात करता है। अब अगर हम यहां से देखेंगे तो कौन सा अल्फा पार्टिकल ज्यादा डिविएट हो गया है? वो वाला अल्फा पार्टिकल जो इस न्यूक्लियस के लाइन में आ रहा था, या वो वाला अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के क्लोज से जा रहा था, या वो वाला अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर था?
तो हमने देखा जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से बहुत ज्यादा दूर था तो वो वाले अल्फा पार्टिकल पे फोर्स क्या लगता है, कम लगता है। मीन्स उस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये रिपल्शन जो है, चूंकि ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास भी पॉजिटिव चार्ज है, तो कोलंबियन फोर्स ऑफ रिपल्शन यहां पे आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल के पास भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब कौन सा अल्फा पार्टिकल इनमें से ज्यादा रिपेल हो गया है, वो वाला अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के बिल्कुल पास से गुजरा है, या वो वाला अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस से दूर से गुजरा है। तो जो न्यूक्लियस से दूर से गुजरा है वो वाला अल्फा पार्टिकल कम डिविएट हो गया, और जो अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज से गुजरा था उसमें डिविएशन क्या थी, ज्यादा, मीन्स वो ज्यादा स्कैटर हो गया। अब ये जो है ना, ये न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस ने इन अल्फा पार्टिकल्स पे अपना इंपैक्ट दिखाया। भले ही वो फिजिकल इंपैक्ट नहीं था, मगर इसमें कोलंबियन इंटरेक्शन की वजह से एक इंपैक्ट आ रहा है। किसकी वजह से आ रहा है, न्यूक्लियस ने इन अल्फा पार्टिकल्स पे अपना इंपैक्ट दिखा दिया, और उसी इंपैक्ट को क्वांटिफाई करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हमने यहां से एक पैरामीटर लिया है, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। दैट इंपैक्ट इज कॉल्ड एज इंपैक्ट पैरामीटर। अब जो ये पाथ है ना अल्फा पार्टिकल्स की, तो अल्फा पार्टिकल्स की पाथ को हम कहते हैं दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो ट्रैजेक्टरी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए या उसको क्वांटिफाई करने के लिए हमने यहां से एक पैरामीटर लिया है, और उस पैरामीटर को हम नाम क्या देते हैं, इंपैक्ट पैरामीटर। अब ये इंपैक्ट पैरामीटर होता क्या है, देखो फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट है, ये सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है, और यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, फॉर एग्जांपल इस सेंटर से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, अल्फा पार्टिकल 1 के पाथ तक की जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं नाम दूंगा सपोज b। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूक्लियस, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, तो इस b को हम कहते हैं दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल फर्स्ट। दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ अल्फा पार्टिकल फर्स्ट। इसी तरह अगर ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां से ऐसे गुजर रहा था, फॉर एग्जांपल इसकी एक्चुअल में पाथ ये थी, फिर बाद में ये डिवेट हो गया, अब इसकी पाथ से, यानी जो इसकी एक्चुअल पाथ होनी चाहिए थी, उस पाथ से इस न्यूक्लियस के सेंटर तक जो ये वाली डिस्टेंस है, इसको मैं नाम दूंगा B2। तो B2 जो है ना, उसको हम कहेंगे दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ पार्टिकल सेकंड, अल्फा पार्टिकल सेकंड। ये वाला जो पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, ये इसकी लाइन में आ रहा था, तो अगर ये इसके लाइन में आ रहा है तो ये रिट्रेस पाथ हो गया है, बैक हो गया है। अब इसके बाद जो अल्फा पार्टिकल 4 है, तो अल्फा पार्टिकल 4 इस न्यूक्लियस के बिल्कुल क्लोज से गुजर रहा था, मीन्स ये यहां से ऐसे गुजर रहा था, तो इसकी यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल कौन सा है, फोर्थ, तो हम इस डिस्टेंस को नाम क्या देंगे, इसको हम नाम देंगे दिस इज द इंपैक्ट पैरामीटर ऑफ पार्टिकल नंबर 4। अब यहां से देखो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द पाथ ऑफ द ये अल्फा पार्टिकल, उसको हमने नाम क्या दिया है, इंपैक्ट पैरामीटर। तो जिसका इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा, बताओ उसमें डेविएशन क्या आ जाएगी, ज्यादा आ जाएगी, तो मीन्स कि वो वाला अल्फा पार्टिकल स्कैटर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो आपको यहां से याद रखना है कि जो पार्टिकल, जिस पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा, इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, ये तो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस। तो जिस पार्टिकल का इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा तो उसमें स्कैटरिंग क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है? तो पहले आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। देखो इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इंपैक्ट पैरामीटर, the perpendicular distance between the direction of alpha particle, between the direction of alpha particle and the center of nucleus, is called impact parameter। तो impact parameter को हमने डिनोट किससे किया है, B से। It is denoted by B।
समझ में आ रहा है? कभी आपसे 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिफाइन इंपैक्ट पैरामीटर, तो इंपैक्ट पैरामीटर जिसका कम होगा तो उसमें डेविएशन क्या आ जाएगी? ज्यादा, मीनस उसका एंगल ऑफ स्कैटरिंग क्या होगा? ज्यादा। समझ में आ रहा है? तो ये है इंपैक्ट पैरामीटर। अब इसके बाद इसमें एक और टर्म आती है, आप लिखो डिस्टेंस ऑफ, एक और टर्म इसमें आती है, दैट इज डिस्टेंस ऑफ लीस्ट और क्लोजेस्ट अप्रोच या मिनिमम अप्रोच। इसको हम डिनोट करते हैं R0 से, या इसको हम डिनोट करते हैं D से। कभी हम इसको डिनोट करते हैं R0 से, या कभी कोई बुक इसको डिनोट करते हैं D से। देखो डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच क्या होती है। हमने यहां से अल्फा पार्टिकल को लिया है, फॉर एग्जांपल ये मान लो दिस इज द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, यहाँ दिस इज द सेंटर ऑफ एटम, तो ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस का कौन सा चार्ज होता है? ये पॉजिटिव चार्ज होता है। हमने एक अल्फा पार्टिकल को यहां से भेजा, यहां से हमने एक अल्फा पार्टिकल को भेजा, तो ये अल्फा पार्टिकल जो है ना, ये अल्फा पार्टिकल इस न्यूक्लियस के लाइन में जा रहा है, यानी ये अल्फा पार्टिकल अलोंग द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस जा रहा है। तो अगर ये अलोंग द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जा रहा है, तो हमने देखा कि ये अल्फा पार्टिकल यहां से मुड़ के वापस आ गया, आना भी है इसको, क्योंकि इसका इंपैक्ट पैरामीटर किसके बराबर है? 0 के बराबर है। तो अगर इसका इंपैक्ट पैरामीटर 0 के बराबर, तो इसमें ये जो स्कैटरिंग है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। मीन्स कि ये यहां से गया तो रिट्रेस पाथ होके वापस आ गया है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल जो ये बना सकता है वो कितना है? 180 का। अब अगर यहां से ये अल्फा पार्टिकल गया है तो ये वापस आ गया। इसके बाद हमने एक और अल्फा पार्टिकल को भेजा। समझने की कोशिश करना कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है। तो इसके बाद हमने एक और अल्फा पार्टिकल को भेजा, मगर ये वाला जो अल्फा पार्टिकल मैंने इस वक्त भेजा, इसके पास एनर्जी ज्यादा थी, मीन्स इसको मैंने एनर्जी ज्यादा दी है। तो जब मैंने इसको एनर्जी ज्यादा दी, मैंने देखा कि ये अल्फा पार्टिकल यहां पे गया और इसके बाद ये वापस आ गया, यहां पे गया, तो यहां से ये अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां से गया था तो ये वापस यहां से आ गया। अब इसके बाद ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां पे गया तो यहां से ये वापस आ गया, मीन इस वाले पॉइंट से ये वापस आता है। अब इसके बाद मैंने हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को भेजा। तो जब मैंने हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को भेजा तो मैंने देखा कि ये अल्फा पार्टिकल यहां से होके वापस आ गया। अब इस सेंटर से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है ना, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं दिस इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, या दिस इज द डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच। समझ में आ रहा है? अब ये डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच मुझे क्या देती है, पहले आपको ये समझना है। पहले हम ये बताएंगे कि डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच हम उस अल्फा पार्टिकल के रेफरेंस में लेते हैं, जो अल्फा पार्टिकल उस लाइन से जा रहा है, या जो अल्फा पार्टिकल वहां से जा रहा है जहां से सेंटर ऑफ न्यूक्लियस है। यानी जो अल्फा पार्टिकल सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से जा रहा है, यानी जिसकी पाथ सेंटर ऑफ न्यूक्लियस के अलोंग है, तो उसी अल्फा पार्टिकल के रेफरेंस में हम लेते हैं क्या? डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच। अब ये डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच मुझे क्या बताती है? तो डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच मुझे बताती है साइज ऑफ न्यूक्लियस, अप्रोक्सीमेशन अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस कितना बड़ा हो सकता है। देखो जब मैंने यहां से अल्फा पार्टिकल को भेजा तो ये वाला अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गया। जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गया, मैंने यहां से एक और अल्फा पार्टिकल को भेजा तो वो यहां से वापस आ गया। एक अल्फा पार्टिकल को यहां से भेजा, वो यहां से वापस आ गया। एक अल्फा पार्टिकल को यहां से भेजा, वो यहां से वापस आ गया। इसी तरह यहां से भेजा, वो यहां से वापस आ गया। तो जब मैंने इन पॉइंट्स को मिला दिया ऐसे, तो मैंने कहा ना कि न्यूक्लियस का साइज इतना हो सकता है, यानी न्यूक्लियस जो है ना वो इस साइज के रेंज में आ सकता है। समझ में आ रहा है? क्या इससे कम ये ज्यादा हो सकता है? आंसर है नहीं, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल मैंने यहां से भेजा वो पॉजिटिव चार्जड था, अंदर भी क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव को क्या करेगा? रिपेल करेगा। अगर वो रिपेल करेगा तो इसका मतलब है ना कि इस वाले रीजन में इस न्यूक्लियस का क्या है? इन्फ्लुएंस है। मींस न्यूक्लियस इतने ही रीजन के अंदर लाई कर सकता है।
तो अगर इतने रीजन के अंदर न्यूक्लियस लाई कर सकता है तो मैं आपको बता सकता हूं ना कि न्यूक्लियस का साइज कितना है। समझ में आ रहा है? अब मैंने आपसे कहा था कि ये इतने रेंज का न्यूक्लियस का साइज हो सकता है। अब आपने कहा कि नहीं, अब एक काम और करेंगे, हम यहां से अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे। अगर मैंने इस अल्फा पार्टिकल को एनर्जी दी थी 100, अब हम 100 से एनर्जी 100 एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को नहीं भेजेंगे, अब हम 150 एनर्जी वाले अल्फा पार्टिकल को भेजेंगे। जब मैंने 150 वाले एनर्जी अल्फा पार्टिकल को भेजा तो वो अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गया। अगर वो यहां से वापस आ गया, इसी तरह मैंने यहां से फिर अल्फा पार्टिकल उसको भेजा, तो मैंने देखा ना कि इस रेंज के अंदर मुझे लगा है कि अब क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। तो यहां से यहां तक की जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस मुझे क्या बताती है, ये डिस्टेंस है ना लीस्ट अप्रोच की। मीन्स कि अब ये वाली जो ये भी डिस्टेंस थी, ये भी डिस्टेंस, अब इनमें कम कौन सी है, तो डिस्टेंस सेकंड वाली क्या है, कम है। तो डिस्टेंस सेकंड वाली कम मुझे जो है ये मुझे बताती है ना कि न्यूक्लियस का अप्रोक्सीमेशन साइज कितना हो सकता है। अब हमने यहां से एक और अल्फा पार्टिकल को भेजा, हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल, यानी जितनी हम एनर्जी उसको दे सकते थे हमने उसको एनर्जी दी। तो जब हमने उसको एनर्जी यहां से दी तो ये अल्फा पार्टिकल यहां से गया और ये वापस आ गया। तो जब ये यहां से गया वापस आ गया तो हमने कहा ना कि इतने रेंज का क्या हो सकता है, न्यूक्लियस का साइज। और जब हमने हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को भेजा तो हमने देखा कि ये जो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हमने नाम क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हमको आ गई है 10⁻⁻14 मीटर्स। तो हमने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है, न्यूक्लियस का साइज कितने रेंज का हो सकता है, 10⁻⁻14 मीटर्स और 10⁻⁻15 मीटर्स। अब यही जो 10⁻14 या 10⁻15 है, उसी 10⁻14 या 10⁻15 को हम क्या कर सकते कहते हैं, फर्मी कहते हैं। तो हमने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो इस रेंज का हो सकता है, यानी उसका अप्रोक्सीमेट साइज जो है ना वो कितना हो सकता है, 10⁻14, या कोई बुक आपको लिखते हैं 10⁻15। तो अब जो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस है, इसकी अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू हमको किसने दिया है, तो इसकी अप्रोक्सीमेशन का वैल्यू हमको दिया है डिस्टेंस ने, एंड द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच। समझ में आ रहा है? तो जब हम हाईली एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल को भेजते हैं तो जिस पॉइंट से अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ेगा, अब सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से उस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हमने नाम क्या दिया है, डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच, या उसको हम नाम देते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, पहले हम यहां से इससे हम कुछ और कंक्लूड कर देंगे, यहां से हम रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम से और एक पॉइंट हम यहां से डिस्कस कर सकते हैं। वो क्या है, देखो, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से हमने देखा कि 10⁻⁻14 या 10⁻⁻15 मीटर। अब जब हमने एटम का साइज देखा, क्या वो 10⁻⁻14 ही था? आंसर है 10⁻⁻14 नहीं था, वो 10⁻⁻10 था। अगर ये 10⁻⁻14, वो 10⁻⁻10, समझ में आ रहा है? फुटबॉल ग्राउंड के कंपैरिजन में एक फुटबॉल को हमने बीच पे रखा, तो जो ये बीच में हमने फुटबॉल को रखा, ये क्या है, दिस इज द न्यूक्लियस। अब जो ये फुटबॉल ग्राउंड है, बता ये क्या है, दिस इज द साइज ऑफ एटम। अब अगर साइज ऑफ एटम में न्यूक्लियस का साइज इतना है तो एटम का साइज 10⁻⁻14 है। इसका मतलब है ना कि जो एटम है, एटम में जो बाकी स्पेस है, यानी 10⁻³ की जो स्पेस है, 10⁻³ की स्पेस में कोई भी और एक चीज रहती है। अब वो दूसरी चीज क्या थी, तो वो दूसरी चीज थी ना, अगर अंदर प्रोटॉन्स है तो बाहर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स क्या एक ही जगह पे है, आंसर है वो नहीं है। अगर वो एक ही जगह पे होते तो साइज कितना होता है एटम का, 10⁻⁻14। अगर ये 10⁻⁻10 है तो इसका मतलब है ना बाकी स्पेस में क्या है, बाकी स्पेस में दूसरी स्पीशी है। अब अगर दूसरी स्पीशी है तो वो दूसरी स्पीशी क्या है, वो दूसरी स्पीशी है इलेक्ट्रॉन्स। तो जो मॉडल ऑफ जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम में हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स है वो इसी तरह होते हैं जिस तरह वाटरमेलन में क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, यानी जहां पे उनकी मर्जी है रैंडम हो सकते हैं तो वहां पे वो हो सकते हैं। अब रदरफोर्ड ने कहा कि जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक ही जगह पर कंसंट्रेट है। अगर वो एक जगह पर कंसंट्रेट तो उसका साइज हमने निकाल दिया है कितना, 10⁻⁻14। अब एटम का साइज कितना है, 10⁻⁻10। इसका मतलब है जो बाकी स्पेस है, उस बाकी स्पेस में एक और चीज रहती है, और वो दूसरी चीज क्या है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने यहां से कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो एक ही जगह पे समेटे हुए नहीं है, बल्कि वो इलेक्ट्रॉन्स दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब कैसे वो रिवॉल्व करेंगे, तो इसने कहा था दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स या सर्कुलर पाथ्स। अब कैसे वो इसके अराउंड ये करेंगे,
ऑल्दो अगर इलेक्ट्रॉन पे हम देखेंगे उस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव को क्या करेगा, कोलम्बियन इंटरेक्शन से वो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज को कहां जाना था, न्यूक्लियस की तरफ। अब रदरफोर्ड ने क्या कहा कि वो न्यूक्लियस के पास नहीं है, वो चिपके हुए नहीं है, बल्कि वो दूर दूर है, क्योंकि एटम का साइज कितना था, 10⁻⁻10। अगर वो दूर दूर थे, क्या ये पॉसिबल है, आंसर है हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास मैकेनिक्स का रूल है। मैकेनिक्स में हमने देखा कि जो ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में भी दो मासेस के इंटरेक्शन में जो फोर्स लगता है वो कौन सा फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज ये अट्रैक्टिव इन नेचर। तो अगर सन यहां पे, मून यहां पे या अर्थ यहां पे, तो अर्थ और सन के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव इन नेचर। मगर वो एक दूसरे से चिपकने के बजाय ये मून जो है ना, ये इसके अराउंड क्या करती है, चक्कर मारती है। क्या ऐसा पॉसिबल है, हाँ ऐसा पॉसिबल है। तो वो जो फोर्स ऐसा पॉसिबल बनाता है, उस वाले फोर्स को हमने नाम क्या दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब है ना कि जो अगर ये न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इनके दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स भी होगा, और ये अट्रैक्टिव फोर्स एक दूसरे से चिपकने के बजाय ये एक दूसरे से दूर भी रह सकते हैं। अगर ये दूर भी रह सकते हैं तो किस फोर्स की वजह से, वही फोर्स यहां पे भी काम करेगा जो ग्रेविटेशन में काम करता है। जो फोर्स वहां पे प्लैनेट्स को सन के अराउंड अट्रैक्शन के बावजूद भी दूर दूर रखता है, तो वही फोर्स यहां पे भी आ जाएगा। अगर वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स है तो यहां पे भी क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे, फिजिक्स में हमने पढ़ा है 4 ही फोर्सेस है, नेचर है। एक कौन सा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा कौन सा है, वीक न्यूक्लियर, और चौथा कौन सा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो सेंट्रीपिटल का वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर 4 ही फोर्स है तो सेंट्रीपिटल कहां से आ गया, तो सेंट्रीपिटल एक्चुअल में फोर्स नहीं है, बल्कि ये हम एक फोर्स को नाम देते हैं। सेंट्रीपिटल का ही काम, सेंट्रीपिटल हम जानते हैं ना, सेंटर सीकिंग फोर्स। तो जो ये सेंटर सीकिंग फोर्स है, यानी अगर ये यहां से जाने की ऐसी कोशिश करता था, तो ये फोर्स इसको इधर नहीं जाने देगा, बल्कि ये फोर्स इसको यहां से ऐसे अट्रैक्ट करेगा। फिर अगर ये फोर्स यहां से जाने की कोशिश करे, ये बॉडी यहां से जाने की, तो ये इसको अंदर की तरफ खींचता है, और यही फोर्स इसकी पाथ कैसी बनाता है, सर्कुलर। अब यही फोर्स ग्रेविटेशन में जो ग्रेविटेशन का फोर्स है, ग्रेविटेशन का फोर्स ही वहां पे एक्ट करता है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीपिटल। और यहां पे जो ये फोर्स है ना, अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पे कोलंबियन फोर्स है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है यहां पे किसका, सेंट्रीपिटल का। समझ में आ रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस एक ही जगह, क्या वो चिपके हुए हैं, आंसर वो चिपके हुए नहीं है। कैसे पता चला, वो हमको पता चला क्योंकि साइज ऑफ एटम जो था ना, वो 10⁻⁻40 नहीं, वो 10⁻⁻10 था। अगर वो 10⁻⁻10 था, मीन्स कि 10 लाख गुना बड़ा है एटम किससे, न्यूक्लियस से। अगर वो बड़ा है तो बड़े वाली स्पेस में क्या है, तो बड़े वाले स्पेस में, अब जो बाकी स्पेस है, बाकी स्पेस में क्या है, बाकी स्पेस में इलेक्ट्रॉन्स है। क्या वो रह सकते हैं चिपकने के बजाय, क्या वो स्पेस में रह सकते हैं, आंसर है हाँ। क्यों, कैसे रह सकते हैं, क्योंकि वहां पे एक फोर्स लगता है, और उस फोर्स को हमने नाम क्या दिया है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किसकी वजह से यहां पे आ रहा है, तो आंसर है वो कोलंबियन फोर्स की वजह से आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो अब रदरफोर्ड ने डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से कहा कि जो एटम है ना, एटम में पॉजिटिव चार्ज एक जगह पे कंसंट्रेट है, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एक ही जगह पे कंसंट्रेट नहीं है, बल्कि जो नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन्स है, वो नेगेटिवली चार्जड इलेक्ट्रॉन जो है, दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। अब कौन सा फोर्स उनको सर्कुलर ऑर्बिट्स में रखा हुआ है, तो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है। अब ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, इस डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच की कैलकुलेशन भी हम कर सकते हैं, यानी इसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये मान लो, ये मैंने यहां पे न्यूक्लियस लिया है, फॉर एग्जांपल दिस इज द न्यूक्लियस, किसी भी एटम का या किसी भी मटेरियल का ये न्यूक्लियस हो सकता है। अब हमने गोल्ड यहां पे लिया है, तो फॉर एग्जांपल ये गोल्ड का न्यूक्लियस है। अगर ये गोल्ड का न्यूक्लियस है, तो हमने यहां से एक इलेक्ट्रॉन को भी, ये अल्फा पार्टिकल को भेजा। मान लो यहां से मैंने अल्फा पार्टिकल को भेजा, जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा, तो ये अल्फा पार्टिकल किसकी तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज। अल्फा पार्टिकल पे भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ का पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज कम है, तो ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या ये वहां से बराबर इसके पास जाएगा, आंसर है ये इसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि इसका भी अपना फील्ड होगा, जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहते हैं कि इसका अपना फील्ड होगा, मींस इसका इंफ्लुएंशियल एरिया होगा। जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से गया, तो हमने इस अल्फा पार्टिकल को एनर्जी दी।
अगर हमने इस अल्फा पार्टिकल को एनर्जी, तो कौन सी एनर्जी से अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा? तो आंसर है कि ये अल्फा पार्टिकल आगे जाएगा किस एनर्जी के साथ? काइनेटिक एनर्जी के साथ। फॉर एग्जांपल ये जो अल्फा पार्टिकल है ना, इस अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। किसके बराबर है? के बराबर। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से जाएगा, यहां से ये ऐसे गया, तो ये अल्फा पार्टिकल किसके तरफ जा रहा है? न्यूक्लियस की तरफ। जितना ये क्लोज जाएगा, बता इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी? आंसर है वो घटती जाएगी, क्योंकि वहां से रिपल्शन आएगा, तो इसको इसके रिपल्शन के खिलाफ क्या करना है? वर्क डन करना है। समझ में आ रहा है? अब जितना ये आगे आगे जाएगा तो इसकी एनर्जी कम होती है, क्योंकि यहां से ये भी इस पर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से गया, तो ये यहां से अल्फा पार्टिकल यहां से पहुंचने के बाद ये अल्फा पार्टिकल वापस आ गया। अगर ये अल्फा पार्टिकल यहां से वापस आ गया, तो बता ये वाली जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच। अगर मैंने इसको डिनोट कर दिया है R0 से, या मैंने इसको डिनोट कर दिया है D से, तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां पे पहुंचेगा, यहां पे अल्फा पार्टिकल पहुंचेगा, ये ऐसे नहीं बल्कि ये इसी लाइन से वापस आ जाएगा। अब हम दिखाने के लिए हम इसकी पाथ को ऐसे बनाते हैं। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां पे आ जाएगा, बता इस अल्फा पार्टिकल की इस पॉइंट पे एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? तो आंसर है इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। समझ में आ रहा है? इमेजिन करो, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां से एक बॉल को उठा दिया। जब मैंने बॉल को यहां से फेंका, इसके पास एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी 8 के बराबर थी। जितना ये ऊपर ऊपर जा रहा है, बता बढ़ता क्या है? H। अगर H बढ़ता है mg, H कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। आई कहां से? तो काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। जब ये यहां पे आ गया, बॉल यहां पे आ गई और इसके बाद बॉल यहां से वापस आ रही, पता इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे इस बॉल की काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। क्योंकि बॉल यहां से आ गई, तो फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम ये यहां पे रुक गई होगी ना, और इसके बाद ये वापस आ जाएगी। अगर ये यहां पे रुक गई, बता v का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। अगर v का वैल्यू 0 के बराबर, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर। तो जो काइनेटिक एनर्जी मैंने यहां से इसको दी थी, वो सारी काइनेटिक एनर्जी इस वाले पॉइंट पे कन्वर्ट हो गई ना, किस वाले फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। अगर यहां पे काइनेटिक एनर्जी k के बराबर थी, बता यहां पे पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है? mgh। बता mgh का वैल्यू किसके बराबर होगा? k के बराबर। जब ये अल्फा पार्टिकल यहां से आ गया, यहां पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी? k के बराबर। तो जब ये अल्फा पार्टिकल यहां पे पहुंचा, बता इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी या वो काइनेटिक एनर्जी अब चेंज हो गई होगी? काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी तो किस एनर्जी के फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पे जो इसके पास एनर्जी होगी, वो सारी की सारी एनर्जी कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम जानते हैं, अल्फा पार्टिकल के पास चार्ज कितना है? 2e। अब ये जो है, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के पास चार्ज कितना होता है? तो न्यूक्लियस के पास चार्ज होगा Ze, वेयर Z इज द एटॉमिक नंबर। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है? 79। E क्या है? दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो 79 प्रोटॉन्स है। अब इसके पास कितने हैं? 2 प्रोटॉन्स है, मीनस 2 पॉजिटिव चार्ज। उसके पास 79 है। समझ में आ रहा है? अब अगर यहां से मैंने काइनेटिक एनर्जी k के बराबर दी थी, तो वहां पे सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई थी? पोटेंशियल एनर्जी में। अब यहां पे काइनेटिक एनर्जी k के बराबर थी, वहां पे भी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी? क्योंकि मैंने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वैल्यू कितना ले सकता है? k का ही ले सकता है। तो k का वैल्यू ही होगा ना बराबर, इक्वल टू किसके? पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। और उसकी रिलेशन हम जानते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम जानते हैं कि पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू किसके बराबर होता है? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के बजाय मैं लिखूंगा डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर नहीं, डिवाइडेड बाई डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डी स्क्वायर नहीं आता है बल्कि डी आता है। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। Q1 के बजाय क्या है? अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल का चार्ज इसके बराबर है 2e। Q2 के बजाय क्या है? न्यूक्लियस है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? d, या डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? R0। समझ में आ रहा है? तो k का वैल्यू आ जाएगा ना बराबर 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z इंटू आ जाएगा e इंटू ई क्या होता है? e स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? d। अब d का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको रिलेशन किसकी निकालनी थी? डिस्टेंस ऑफ लीस्ट अप्रोच की। तो d का वैल्यू किसके बराबर होगा? d का वैल्यू होगा ना 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 2z e स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा k, वेयर k इज काइनेटिक एनर्जी या k काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ mv स्क्वायर। तो हम यहां से लिख सकते हैं
ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इस रिलेशन को ऐसे भी हम बना सकते हैं, d इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 z e स्क्वायर डिवाइडेड बाई आ जाएगा हाफ ऑफ m v स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिलेशन है, दिस इज द रिलेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब जो है ये है 1/4 पे एप्सिलॉन 0, ये कांस्टेंट है, इसका वैल्यू हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ कुछ वैल्यू इसका है। 2 z एटॉमिक नंबर है, e दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो ke दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, जिस काइनेटिक एनर्जी से हमने यहां से अल्फा पार्टिकल को भेजा था। समझ में आ रहा है? अगर हम ये सारे वैल्यूज जानते हैं तो हम वैल्यू किसका निकाल सकते हैं, d का वैल्यू हम निकाल सकते हैं, d इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। आप इसको कॉपी कीजिए, तो फिर हम इस पे एक क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच d calculate the value of distance of closest approach to the gold nucleus। गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना है, z इज इक्वल टू 79, to the gold nucleus when an alpha particle of energy of kinetic energy, when an alpha particle of kinetic energy 7.7 mega electron volts when an alpha particle of kinetic energy 7.7 mega electron volts is projected towards the nucleus, is projected towards the nucleus। काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू दिया गया है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप इसको जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मीन्स जिसको आपको मल्टीप्लाई करना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम से। z का वैल्यू दिया गया है, दैट इज 79, e दिस इज द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, वो भी हमको मालूम है। तो d का वैल्यू किसके बराबर होगा, तो d का वैल्यू होगा ना 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ट्वाइस z e इंटू ई डिवाइडेड बाई आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, डिवाइडेड बाई काइनेटिक एनर्जी। तो d का वैल्यू किसके बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का वैल्यू किसके बराबर है 9 × 10⁻⁹ ट्वाइस z का वैल्यू दिया गया है 79, e इंटू ई दैट इज 1.6 × 10⁻⁻19 कोलम का होल स्क्वायर डिवाइडेड में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। अगर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है जूल्स में, तो e का वैल्यू आ जाएगा 1.2 × 10⁻⁻² जूल्स। समझ में आ रहा है? तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर देंगे तो d का वैल्यू आ गया है, मैं डायरेक्ट यहां से d का वैल्यू लिखूंगा, तो d का वैल्यू आ जाएगा 3.0 × 10⁻⁻14 मीटर्स। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ d। अगर हम इसको कन्वर्ट कर देंगे फर्मी में, तो d का वैल्यू आ जाएगा ना, d का वैल्यू होगा बराबर 10⁻⁻15, 1 फर्मी के बराबर होता है। पॉइंट को इस साइड में शिफ्ट कर दो, वहां से आ जाएगा 10⁻�1, 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻14 हो गए 10⁻⁻15, तो दैट विल बी इक्वल टू 30 × 10⁻⁻15, दैट विल बी इक्वल टू 35। तो इसका मतलब है ना कि जो न्यूक्लियस का साइज है, गोल्ड न्यूक्लियस का जो गोल्ड न्यूक्लियस का साइज है, वो विद इन द रेंज होगा कितना